हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञान शाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है त्रिभुज। पहली चीज़ कि त्रिभुज एक क्या है? बहुभुज है। त्रिभुज एक बहुभुज है और ये 3 रेखाखंडों से बनी हुई आकृति होती है, यानी कि 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति जो है वो क्या होती है? त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 ही भुजाएं और 3 ही कोण पाए जाते हैं और इसको हम डेल्टा से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि त्रिभुज एक बहुभुज है। और बहुभुज भी क्या? त्रिभुज जो बहुभुज है ना वो सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी बहुभुज है, यानी कि सबसे कम भुजाओं से बनने वाली बहुभुज है। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनने वाली एक बंद सरल आकृति को कहा जाता है। इसके अंदर 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 ही कोण होते हैं। और त्रिभुज बहुभुज में सबसे कम रेखाखंडों से बनने वाली आकृति है। ठीक है, यानी सबसे कम भुजाओं से बनने वाला जो बहुभुज है वो हमारा त्रिभुज है। आ गई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं। देखिए त्रिभुज में आपको 2 चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, पहली भुजाएं, दूसरी कोण। तो अब हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो चलिए पहले हम भुजाओं की बात करते हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो है वो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज की प्रकार जो है वो 3 है। पहले त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी ना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। देखिए यहाँ से अगर किसी भी त्रिभुज में कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, यानी अगर हम मेज़र की बात करें तो किसी का जैसे 2 सेंटीमीटर एक साइड, दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर और तीसरी साइड कोई और मेज़र है, तो यानी कि त्रिभुज में जो 2 भुजाएं हैं वो अगर क्या है? बराबर है, तो वो त्रिभुज हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आप इसके हिंदी नेम से भी समझ सकते हैं, समद्वि। ठीक है, दो है वो बराबर है ना? समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी 2 बराबर भुजाएं हैं वो है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अभी हमने समद्वि की बात की थी यानी 2, अब हम समबाहु की बात करें, यानी कि जितनी भी बाहु हैं, जितनी भी भुजाएं हैं उसमें वो सब बराबर है, तो वो हमारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ओके। नंबर 3, त्रिभुज की किसी भी भुजा में समानता ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब देखिए 2 भुजा बराबर हुई, फिर तीनों भुजा बराबर। अब यहाँ जो हो रही है वो कोई भी भुजा बराबर नहीं है ना? जो तीसरा पार्ट है उसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि जब दी हुई त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है तो वो हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज, समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। 2 भुजाएं, तीनों भुजाएं, कोई भुजा नहीं। ठीक है, 2 भुजाएं बराबर, 3 भुजाएं बराबर और कोई भी भुजाएं बराबर नहीं। अब आते हैं कोणों के आधार पर। कोण का मतलब जो 2 रेखाखंडों के जो संगत रेखाखंड होते हैं उनके बीच में जो कोण बनता है, जो स्पेस होता है उसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। तो पहला है, जब कोई त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें 3 कोण बनेंगे और तीनों कोणों की जो वैल्यू होगी वो 90 से कम होगी। ठीक है, 90 से कम होगी, क्योंकि देखिए त्रिभुज जैसे आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, अंदर की जो भी कोण है उनको तीनों का योग आपका 180 आना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं पहले प्रकार की तो वो होता है न्यून कोण। न्यून का मतलब आप जान लीजिए छोटा। ठीक है, न्यून का मतलब होता है छोटा। तो जहाँ छोटा हो, किससे छोटा? 90 से छोटा, यानी कि जब त्रिभुज के तीनों कोण न्यून हो, छोटे हो 90 से, तो वो हो गया हमारा न्यून कोण। आते हैं दूसरे पे, ये है समकोण। ठीक है, ये है हमारा समकोण और ये समकोण जो है ना वो त्रिभुज में अपनी एक खास अहमियत रखता है। ठीक है, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे ही। तो जिस त्रिभुज में जो एक एंगल है वो 90 का हो, बात ये सारी 90 पे ही चल रही है। ठीक है, पहला जो हमने कहा वो न्यून है तो 90 से कम हो गया। ये सम है, किसके इक्वल? सम मतलब
बराबर, किसके बराबर? 90 के। तो जहाँ सम वो 90 के बराबर, आई बात समझ में? तो जहाँ सम वो 90 के बराबर, तो वो आपका हो गया समकोण, जिसका एक कोण 90 के बराबर हो। समकोण। न्यून कोण क्या था? जिसका न्यून हो, छोटा हो किससे? 90 से। तो तीसरा है, जब त्रिभुज के एक कोण का मान 90 से ज़्यादा तथा 180 से कम हो तो अधिक कोण होता है। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा और इसके जो फैक्ट है वो भी याद हो जाएंगे। मतलब कहने का न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन क्यों है वो भी याद होने चाहिए। तो न्यून का मतलब छोटा, 90 से छोटा। सम का मतलब बराबर, 90 के बराबर। अधिक का मतलब 90 से अधिक। और 180 से तो कम ही होना है, क्योंकि 180 तो तीनों कोणों का योग होता है। एक तो 180 हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ हमको कोण पकड़ना है कौन सा? जब हम कोणों के आधार पे बात करते हैं तो हमको कोण पकड़ना है 90 डिग्री, ठीक है। और हम भुजा की बात करते हैं तो हमको क्या पकड़ना है? भुजा। तो भुजा के आधार पे हम एक बार रिकॉल करते हैं। भुजा के आधार पे क्या हुआ था? 2 बराबर समद्विबाहु, तीनों बराबर समबाहु, और कोई बराबर नहीं तो विषम बाहु, ठीक है। कोणों के आधार पे आते हैं, 90 से कम न्यून, 90 के बराबर सम, और 90 से अधिक 180 से कम अधिक, ठीक है। 90 से अधिक, ये आ जाएगा अधिक का मतलब 90 से अधिक। तो जहाँ 90 से अधिक 180 से कम हो वो अधिक, जहाँ 90 के बराबर हो वो समकोण, और जहाँ 90 से कम हो वो आपका न्यून कोण। ये आपकी याद करने की स्ट्रेटजी है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, तो याद हो गया 3 आपके भुजाओं के आधार पर, 3 आपके कोणों के आधार पर। कोण की बात हुई है, पहले भी बताया गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब चलते हैं त्रिभुज की आकृति के बारे में, ठीक है। देखिए, एक त्रिभुज हमने आपको दे दिया, उसके बराबर में हमने दूसरा त्रिभुज दे दिया, ठीक है। त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि त्रिभुज जो है वो क्या होता है? 3 लाइन से बना है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तो त्रिभुज ही है, दोनों त्रिभुज है। लेकिन अगर हम इसको उठा के इसमें डालें तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, इसके बराबर फिट नहीं होगा। यानी एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। अरे बात समझ में? एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया। तो अब हमें क्या करना, क्या है, हमको ये समझना है इसमें कि समझना है क्या, समझना है हमें ये कि हमने ऐसा त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जो नाप और आकार, ठीक है, मेजरमेंट में और उसके शेप में एकदम इक्वल हो। क्लियर? तो जब इक्वल रहेगा तो वो क्या होगा, उस अगर एक फिगर पे आप रखोगे उसको तो वो पूरी तरीके से उसको ढक लेगा। आ रही है बात समझ में? अगर आप अपने दोनों हथेलियों को देखो और उसको एक के ऊपर एक रखो तो पूरी हथेली एक दूसरे से कवर हो जाएगी। और वही आप अपना हाथ किसी और के हाथ पे रखेंगे, किसी और के हथेली पे रखेंगे तो वो मिसमैच हो जाएगी। इट मीन्स जब कोई फिगर, जब कोई आकृति दूसरी आकृति से पूर्णतः ढक जाए, सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा, आप इस चीज़ को समझिए। जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से पूरी तरह से ढक जाए तब वो क्या होती है? सर्वांग सम होती है। सर्वांग, ठीक है, मतलब हर एक तरीके से वो उसके बराबर होती है। और इसको हम जो फिगर दिया है इसमें आप देख रहे हैं, इसको हम इससे दर्शाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, दो नीचे दो बराबर, ऊपर से थोड़ा सा तिरछा करके इसको हम इससे शो करते हैं कि ये हमारा क्या है, सर्वांग सम। तो मुझे ये यकीन है कि अब आप लोग को सर्वांग सम की कंडीशन पता चल गई होगी। दो चीज़ें देखने में एक जैसी हो सकती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्या है, वो सर्वांग सम है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ से एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि दो समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती। इसके विपरीत सर्वांग सम समरूप होते हैं। बात समरूप, एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ये रूप में इक्वल होते हैं, ठीक है। एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला, इसको देखोगे तो दोनों क्या लगेगा, गोला ही लगेगा। एक छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, उसको देखेंगे तो दोनों त्रिभुज ही त्रिभुज है। बट वो क्या है, वो
सर्वांग सम नहीं, वो समरूप है। तो समरूप की कंडीशन क्या है, वो एक जैसे, उनका जो आकार है वो एक जैसा दिखना चाहिए, उसका मेजर एक नहीं है। दो अगर वृत्त है तो उसकी त्रिज्या समान नहीं है, अलग अलग त्रिज्या के लिए रहेगा तभी वो वृत्त होगा, और अगर वो बराबर त्रिज्या वाला होगा तब वो सर्वांग सम होगा, क्योंकि अगर बराबर त्रिज्या की होगी तो एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेगी, है ना। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है, समरूप आकृति, वो समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकती, इसके विपरीत सर्वांग सम समरूप होते हैं। समरूप आकृति जो है वो जरूरी नहीं है कि सर्वांग सम हो, लेकिन जो सर्वांग सम होगा वो समरूप जरूर होगा। तो समरूप का मतलब जो रूप में एक जैसे हो, वो जरूरी नहीं है कि पूरी तरीके से दूसरे के बराबर होगा, लेकिन जो पूरी तरीके से दूसरे से बराबर है वो रूप में भी एकदम इक्वल उसके बराबर ही होगा। अब चलते हैं, ये मैंने पॉइंट आपको पहले ही बता दिया, जो त्रिभुज है वो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्ष संगत, शीर्ष कोण संगत कोण, भुजाएं संगत भुजा होती है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, दो सर्वांगसम त्रिभुज आपको दे दिए गए, एक ये, ठीक है, एक ये। अब इसमें बोला ये जा रहा है कि क्या होगा, इसके शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष, ये जैसे ये ए बी सी हो गया, ए डी ई एफ हो गया, है ना। तो यानी कि ए जो है वो किसके संगत है, ई के, है ना, और बी डी के, सी एफ के। तो सर्वांगसम त्रिभुज के शीर्ष क्या होते हैं, संगत शीर्ष कहलाते हैं। कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, और भुजाएं क्या होंगी, संगत भुजाएं होंगी। आगे बात समझ में। अब देखते हैं इन लोगों को हम जो दो त्रिभुज है इनको हम सर्वांगसम किस किस आधार पे देखा जा सकता है कि ये सर्वांगसम है या नहीं है। हमने अभी जो त्रिभुज की बात की थी वो हमने दो ही चीज पे बात की थी, एक थी भुजा के आधार पर, दूसरी थी कोण के आधार पर। तो सर्वांग समता जो त्रिभुज की होगी वो भी इन्हीं दो आधार पे होगी, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा एस एस एस, एस का मतलब होता है साइड, साइड का मतलब भुजा, ठीक है। यानी कि कोई दो त्रिभुज कब सर्वांग सम हो सकते हैं, जब तीनों भुजाएं उनकी बराबर हो, ठीक है। यानी कि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये भी 3.5 है, तो ये भी 3.5 है। मतलब अगर ये जैसे त्रिभुज है आपका, तो इनकी मेजर जो है वो बराबर होगी, इसकी भी बराबर, इसकी बराबर और इसकी बराबर। जो दूसरा त्रिभुज होगा उसकी भी ये तीनों मेजर आपस में बराबर होंगी। अब देखिए दूसरा है एस एस, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो। अगर दो त्रिभुज आपको दे दिए गए हैं तो अगर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि इसकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा, दो कोण और एक भुजा, यानी कि यहाँ पे दो एंगल अगर बराबर है और एक भुजा बराबर है तो भी वो सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा से आरएचएस से सर्वांग, देखिए समकोण जब त्रिभुज आएगा, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता कैसे देखेंगे, आरएच से, ठीक है। यानी कि एक एंगल आपका 90 डिग्री का, उसके बाद उसका कर्ण की मेजर क्या है ना, और उसके दूसरे साइड की मेजर क्या है, तो वो आरएचएस जो सर्वांग सम होता है वो समकोण त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं त्रिभुज में, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा के योग से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। आप देखते हैं समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं। देखिए ये जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई मेजरमेंट दे दिया और आपसे बोल दिया गया कि क्या ये त्रिभुज होगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होना। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो समकोण त्रिभुज की कुछ विशेषताएं उससे महत्वपूर्ण कुछ अवधारणाएं हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक की जो वीडियो आपने देखी है वो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और हो सकता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।